नमस्ते। हेम वर्चूज में आपका स्वागत है। ई पोर्टल हेमा फाउंडेशन की शिक्षा में क्रांति। यकीन है कि आप सभी हेमा फाउंडेशन के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। मेरे बहुत ही प्यारे छात्रों और शिक्षकों, आप सभी को यहाँ एक बार फिर से देखकर खुशी हुई। मैं विजयम रवि मुंबई से हूँ। आप सभी स्कूल में विभिन्न विषयों को सीखते हैं। कुछ विषय आपको पसंद आते हैं, कुछ नहीं। और ये वो विषय है जिनमें आपको या तो अच्छे अंक मिलते हैं या तो खराब अंक मिलते हैं। यही आप सब पर प्रभाव डालता है। सही शब्दों में सभी विषयों के अपने मूल्य होते हैं और वो आप सभी को कुछ संदेश देने की कोशिश करते हैं। शैक्षणिक अवधारणाओं से कुछ अधिक उनके कुछ मूल्य हैं और यदि आप मूल्य से जुड़ी उन अवधारणाओं को सीखते हैं तो वे हमेशा आपके साथ रहते हैं। मैं यहाँ आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे ये महत्वपूर्ण विषय अर्थात विज्ञान, गणित और अंग्रेजी आपको पाठ के माध्यम से इनमें से कुछ महान मूल्यों से अवगत करा रहे हैं। विज्ञान से शुरू करते हैं। आज जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वो है कचरा निपटान, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हाई स्कूल के क्लासेस में आपके अनेक विषयों में से एक है। आप सभी जानते हैं कि कचरा निपटान आज की एक बड़ी समस्या है क्योंकि इंसानों ने कचरा बहुत किया है पृथ्वी पर और हर एक देश पर बहुत ज्यादा दबाव है अपने देश को स्वच्छ रखने का। पृथ्वी पर लगभग 5.6 बिलियन लोग रहते हैं और ये माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति रोजाना कम से कम एक कचरा तो करता ही है। और इस बात पर आप कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर कितना कचरा जमा हो सकता है। इसीलिए आज जिस मूल्य पर बात करेंगे वो है स्वच्छता। इसका अर्थ है स्वयं की स्वच्छता, उसका शरीर, मन और उसके आसपास की जगह और वो दुनिया जिसमें वो रहता है। इस वीडियो को देखें और ध्यान से समझें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं बायोडिग्रेडेबल कचरे के बारे में और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के बारे में। आपकी इस फिल्म को देखने के बाद जल्द ही मैं आपसे वापस मिलूंगी। हमारे सभी दोस्तों, दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं डॉक्टर ऑक्सीजन और ये मेरी प्यारी छोटी सहायक जेरी। जूनियर्स के लिए विज्ञान के एक और रोमांचक और मजेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। हेलो मित्रों, मैं आप सभी को जल्द ही मिलूंगी। मुझे इसे कूड़ेदान में फेंकने जाना होगा। बहुत बढ़िया किया। जानते हैं, आप सभी को कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, न कि जमीन पर या खुले में। काश मेरे दोस्त भी ऐसा करती। जानते हैं, मेरी एक दोस्त इतनी लापरवाह है कि उसने केले के छिलके को रास्ते में ही फेंक दिया और तभी एक छात्र उस पर से फिसल गया और उसकी कलाई टूट गई। बहुत बुरा हुआ। किसी की लापरवाही के कारण किसी दूसरे को दर्द सहना पड़ता है। मेरा मानना है कि हर किसी को न केवल कचरे को फेंकने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से निपटाना भी सिखाना चाहिए। निपटान कैसे करें? इसका क्या मतलब है प्रोफेसर? क्या उसे बस कूड़ेदान में ही डालना काफी नहीं? होशियार लड़की, तुम्हें निश्चित रूप से उसे कूड़ेदान में ही डालना है, लेकिन विभिन्न प्रकार के कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे होते हैं। क्या सच में? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था प्रोफेसर। चिंता की बात नहीं जेरी, तुम्हें और बच्चों को मेरे विज्ञान और विज्ञान के साथ जूनियर्स के लिए इस साइफाई की सवारी करने की आवश्यकता है और अंत तक आपको कचरा निपटाने के बारे में सब पता चल जाएगा। साइफाई की सवारी, yippee! मैं आ रही हूँ। दिन भर में हम सभी प्रकार के कचरे का उत्पादन करते हैं और उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। इसमें सब्जी के छिलके, चाय की पत्ती, टूटे कांच के टुकड़े, टूटे प्लास्टिक के खिलौने आदि शामिल हैं। क्या इसका मतलब यह है कि एक साथ ही फेंक दें? आइए कचरा निपटान पर इस मॉड्यूल में जानें। इसमें हम सीखेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे से निपटना और फेंकने से पहले सोचना क्यों जरूरी है। हम हर रोज किसी न किसी चीज को फेंक देते हैं।
जो कि कचरा होता है और जो हमारे किसी काम का नहीं होता। हम जो कुछ फेंकते हैं उसमें से कुछ सड़ जाता है, कुछ नहीं सड़ता। और क्योंकि सभी प्रकार का कचरा एक ही तरह से नहीं टूटता, इसीलिए इसे दो श्रेणियों में अलग किया जाना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल कचरा या कचरा जो मिट्टी में विघटित हो जाता है, और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा या कचरा जो सड़ने में बहुत लंबा समय लेता है। इसलिए दो कूड़ेदान का होना जरूरी है, हरे रंग वाला जिसमें बायोडिग्रेडेबल सामान जाता है, और नीला वाला गैर बायोडिग्रेडेबल सामान के लिए। अब मुझे याद आया, मैंने अपने घर के बाहर भी ऐसे डिब्बे को देखा है। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि लोगों में जागरूकता है और स्मार्ट घर हैं जैसे कि तुम्हारा जो इसका इस्तेमाल करता है। धन्यवाद प्रोफेसर। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इस कचरे का बाद में क्या होता है प्रोफेसर? बहुत अच्छा सवाल है। हर घरों से और कार्यस्थलों से कचरा इकट्ठा करते हैं, फिर उसे सही कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन चक्र यही समाप्त नहीं होता। आओ जाने कि ये आगे कहाँ जाता है। लेकिन ये सारा बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा आखिर जाता कहाँ है? जब हम इसे फेंक देते हैं और सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मी इसे नगर निगम के डंप में ले जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल कचरा वास्तव में उपयोगी है अगर इसे सड़ने दिया जाए। इसका उपयोग खाद या खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कचरे को गड्ढों में डाला जाना चाहिए और ढक दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये जीवों को पैदा करने वाली बीमारी के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र में फैलाया जाता है। इस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र को शहर या कस्बे से अलग रखा जाता है। इस क्षेत्र को लैंडफिल कहा जाता है। जैसे ही कूड़े को लैंडफिल में डंप किया जाता है, बड़े रोलर्स को इसके ऊपर चलाया जाता है ताकि ये समतल और कॉम्पैक्ट हो जाए। फिर कॉम्पैक्ट किए गए कूड़े को मिट्टी से ढक दिया जाता है। फिर एक के बाद एक परत द्वारा लैंडफिल का निर्माण होता है। हानिकारक पदार्थों को आसपास की मिट्टी और पानी की मेज में लीक होने से रोकने के लिए लैंडफिल के नीचे और किनारे मिट्टी या मोटी प्लास्टिक की चादर की अस्तर लगाते हैं। क्या आप में से कोई सोच रहा है कि लैंडफिल भर जाने पर क्या होता है? तो जवाब ये है, वहां पर अंत में उस पर घास उगाई जाती है, जिससे सुंदर पार्क और खेल के मैदान बनते हैं। ध्यान से सुने, ये जानना जरूरी है कि सभी गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को लैंडफिल में नहीं फेंकना चाहिए। कुछ का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से कचरा नष्ट होता है। तो क्या हमारे सभी पार्क लैंडफिल पर बने हैं? नहीं, ये सही नहीं है। लैंडफिल्स आमतौर पर शहर या शहर के बाहरी इलाकों में होते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है जेरी? मैं बस सोच रही हूँ कि लैंडफिल में कितना कचरा भरा होगा फिर। अकल्पनीय मात्रा मेरी प्यारी बच्ची, अकल्पनीय मात्रा। लेकिन जूनियर के लिए विज्ञान के पास ये एक वैध विचार है जिस पर हम विचार कर सकते हैं। क्या होगा अगर लैंडफिल के लिए हमारे पास जगह न बचे और जो है वो भर जाए? तो ये वास्तव में बुरी खबर होगी। इसलिए कम चीजें फेंकें और केवल जिसे फेंकने की आवश्यकता हो वहीं फेंकें। जरा सोचिए, क्या आप इसमें से किसी भी वस्तु को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रकार से? यदि हाँ, तो इसे ना फेंकें। इन सिद्धांतों का पालन करें। कम, पुनः उपयोग और रिसाइकल करें। कम करें, पुनः उपयोग और रिसाइकल। अब इन्हीं का अनुसरण करूंगी। बहुत ही बढ़िया निर्णय जेरी। धन्यवाद प्रोफेसर। अब आगे बढ़ते हुए
यहाँ कचरे के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपको जानने चाहिए। क्या आप जानते हैं? वर्षों से कई पर्वतारोही के लापरवाह रवैये के कारण माउंट एवरेस्ट आज दुनिया का सबसे बड़ा कबाड़खाना है। क्या ये दुख की बात नहीं है? ये कोई साधारण कचरा नहीं है। जरा इसे करीब से देखें। चढ़ाई की डोरियां, खाली ऑक्सीजन की बोतलें आदि प्रकृति के इस सुंदर निवास को कचरे के डंपिंग ग्राउंड में परिवर्तित कर रही है। केवल माउंट एवरेस्ट पर ही नहीं, पर्यटकों को उनकी पहुंच के लगभग हर हिल स्टेशन पर कचरा फेंकते देखना वाकई परेशान कर देता है। बहुत सारा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा इसका एक हिस्सा है जो इन प्राकृतिक स्वर्ग को प्रदूषित कर रहा है। लेकिन कुछ अच्छी खबर भी है। इन दिनों माउंट एवरेस्ट पर एक नए तरह का अभियान चल रहा है। देर से ही सही, समर्पित कार्यकर्ताओं की टीमें गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को हटाने के लिए माउंट एवरेस्ट तक जा रही हैं, जो पर्वतारोही वर्षों से पीछे छोड़ते आ रहे हैं। हिल स्टेशनों के लिए हम सभी को अपना काम करना चाहिए, उन्हें साफ रखना चाहिए, वैसे ही जैसे हम अपना घर साफ रखते हैं। अब मैं कचरा निपटान करते समय सच में सतर्क रहूंगी प्रोफेसर। निश्चित रूप से, और जितना संभव हो उतना पुनः उपयोग करना चाहिए। जैसा कि आप कुछ बेकार सब्जियों के छिलकों का उपयोग करके अपने बगीचे के लिए खाद बना सकते हैं। होली मोली, क्या मैं कर सकती हूँ? क्या बात है। जब बना ही रही हो तो थोड़ा मेरे किचन गार्डन के लिए भी ले आना। क्या कहती हो जेरी? बिल्कुल प्रोफेसर। अब तक आप सभी कचरा निस्तारण का सही तरीका जान चुके हैं, लेकिन त्वरित पुनरावृत्ति के लिए इसकी पुष्टि करते हैं। करें हम? बिल्कुल। इस मॉड्यूल में हमने निम्नलिखित बातें सीखी। सभी कचरा विघटित नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल कचरा मिट्टी में विघटित हो जाता है और खाद या खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा लैंडफिल्स में चला जाता है और कुछ कचरा वास्तव में कचरा नहीं होता, उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जानते हैं, मेरी मम्मी बहुत खुश होगी अगर मैं बगीचे में उनकी मदद करूंगी। जैसा मैं कहता हूँ, कोई भी ज्ञान कभी बेकार नहीं होता मेरी प्यारी बच्ची। मुझे लगता है कि मेरा कछुआ कैस्पर को भी शामिल करना चाहिए। तुम्हारा काम धीमा होगा, लेकिन मुझे लगता है वो एक अच्छी कंपनी होगी। ये तो सही कहा। तो बच्चों, आज के साइफाई राइड में बस इतना ही। तो बच्चों, एक और दिलचस्प सवारी के लिए फिर से आना मत भूलना, इसी समय इसी जगह। तब तक कुछ अच्छा करने के लिए अपने दिमाग को चलाते रहें। बाय बाय। बाय। हाँ, आपने कचरा निपटान के पीछे के विज्ञान को देखा, जिसमें कि शामिल है कचरे को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान को अलग अलग करना। अधिकांश राज्य सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। घर वालों को निपटान के लिए जमा करते समय कचरे को अलग अलग करना पड़ता है। हमारी केंद्र सरकार भी भारत को स्वच्छ रखने के लिए उत्सुक है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है, स्वच्छता को लेकर इतनी हाय हाय क्यों है? कहावत है कि स्वच्छता ईश्वर के पास ले जाती है। हम सब अभी ऐसे चरण में हैं, हम कह सकते हैं स्वच्छता अपने आप में एक ईश्वरीयता है। कोरोना महामारी ने हाल ही में हमें ये सिखाया है, स्वच्छता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है। आज के समय में स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता, किसी के भौतिक शरीर को स्वच्छ रखना, हमारे आसपास स्वच्छता रखना और दूसरों को स्वच्छता बनाए रखने में मदद करना, यही है जीवन के सरल तथ्य जो सभी के स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। हमें एक स्वच्छ भारत की आवश्यकता है, हमें प्रदूषण मुक्त पानी की आवश्यकता है, मिट्टी और हवा। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत स्तर पर यदि आप कुछ छोटे उपायों को अपनाएं, तो काफी हद तक आप योगदान करेंगे। कृपया नीचे दिए हुए उन MCQs का उत्तर दें और मैं आपके पास जल्द ही वापस आऊंगी। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्ते।